हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कवर अप करने जा रहे हैं अपने जी मेंस की इस पूरी सीरीज में, वो है हाइड्रोजन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मैं अटैच भी कर दूंगी। ठीक है, तो गाइज जो लोग न्यू कमर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल पे फटाफट से, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि रेगुलरली अब इस तरह से वीडियोस निकलती रहेंगी, कोई ना कोई चैप्टर की। एक एक करके आपके सारे चैप्टर्स इस तरह से कवर अप हो जाएंगे और जी मेंस की तैयारी आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमने छोटे चैप्टर्स पहले इसलिए उठाए हैं क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चले हुए हैं। एंड जाहिर सी बात है, अभी मेन सब्जेक्ट्स उनके रहते हैं, है ना, कई सारे पेपर्स रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, साथ बाय साइड वो अगर बड़ा चैप्टर में कोई कवर अप करवा दूंगी तो उनके लिए दिक्कत होगी। तो बच्चों की भी रिक्वेस्ट थी कि मैम छोटे चैप्टर से शुरू करवाना, ताकि हम साइड बाय साइड रिवाइज भी कर सके और अपने बोर्ड पे भी फोकस कर सके। मुझे भी लगा ठीक है ये। तो गाइज, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन में आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड मैं उसको आपको ओवरऑल जो मेरा पूरा एनालिसिस है उसके हिसाब से बता दूंगी, जैसे मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी बताया था। तो आप लोग रेगुलरली मेरे साथ बने रहिए, रेगुलरली वीडियो देखते रहो। ठीक है, एंड तुम्हारे लिए मेहनत कर रही हूँ यार। तो चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट्स विद आयोडीन इन बेसिक मीडियम टू गिव क्या? IO4 नेगेटिव। ठीक है, आयंस आपके दे रखे हैं, एक IO3 नेगेटिव, I नेगेटिव, IO नेगेटिव। तो ये आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ। आयोडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। यार हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बहुत अच्छे से कर लेना, है ना। उसकी रिएक्शंस वगैरह हो गई, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये सारी चीजें बड़ा इस पे सवाल आते हैं। अभी आप देखोगे बहुत सवाल आएंगे। ठीक है, H2O2 प्लस 2OH आयन, 2H बेसिक मीडियम है ना, क्योंकि दैट्स वाई। तो यहाँ से आपका बन जाता है आयोडाइड आयन, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये है आपकी रिएक्शन। तो यहां से आपको पता लग रहा होगा कौन सा एनायन, I नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने कहा इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके, डायरेक्ट, कुछ घुमा फिरा के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सी है? एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन H2 मॉलिक्यूल्स, इनकरेक्ट मतलब गलत वाली, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन H2 मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर आर irradiated with UV radiation। करेक्ट है। At around 2000 Kelvin, the dissociation of dihydrogen into its atom is nearly 8.1%। ये एक्चुअली 8.1 नहीं है, की वैल्यू है 0.081%। तो यही वाला आपका सेंटेंस गलत है, आंसर आपका यही होगा, क्योंकि बाकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की हाईएस्ट है, क्योंकि बहुत छोटा सा एटम है, डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड है। डाइहाइड्रोजन जब जिंक के साथ, यानी H2 जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है विद HCl एज वेल एज NaOH, तो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, बस इसमें आपका ये वैल्यू गलत थी, 0.08% आना चाहिए था, 0.081%। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, थर्ड क्वेश्चन, द ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2 मोस्ट रेडिली ऑन ट्रीटमेंट विद H2O। तो अब यहाँ पे आपके सारे ऑक्साइड्स की रिएक्शन में लिख दे रही हूँ। पहली बात तो ठीक है, इसने पूछा हुआ है वो ऑक्साइड इनमें से बताओ जो H2O2 के साथ तुरंत रिएक्ट करके, मतलब सॉरी, वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट करके H2O2 देता है। ठीक है, सो आपका पहले PbO2 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम। Na2O2 को हमें वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। PbO2 के साथ आपका बनता है PbOH4। ये एक्चुअली बेटा बहुत सारी रिएक्शंस वाला काम है, तो बहुतों को तो याद रह जाएगा, बहुतों को याद नहीं भी रहेगा। सो ऐसा बहुत कुछ है जो आप कवर अप और कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आई वुड से इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने आपको ऑलरेडी जो, मैं स्ट्रेटजी का भी लिंक अटैच कर दे रही हूँ, जो लास्ट वन स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको किस चैप्टर पे फोकस करना है, किस घोंसले में से कौन से टॉपिक्स पिक करने, कौन से टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना, कौन से टॉपिक्स को थोड़ा कम करना है, वो सारा उसमें डिस्कस कर रखा है। आपकी पूरी स्ट्रेटजी, कितने मार्क्स पे आपका कितने परसेंटाइल बन सकता है, रैंक कितना आएगा, वो सारा कुछ है उसमें। उसके लिए आपको लिंक को क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे अपने आप को जी मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, लास्ट मंथ में कैसे अपने आप को बूस्टअप करते हुए पूरी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि लास्ट में आप एक्चुअली कई बार आपका मोरल बहुत डाउन हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको जरूरत पड़ती है। ठीक, चलो, सो Na2O2 आपका वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनेगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, H2O2 बनेगा। ठीक, एंड उसके अलावा आपका फिर क्या है, टिन। टिन जब आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनेगा SnOH4। तो ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2 मोस्ट रेडियल ट्रीटमेंट विद वाटर। ठीक है ना, एक और आपका है
ये वाला, ये आपका एक्चुअली एसिडिफाइड वे में जब यूज किया जाता है, एसिडिफाइड वे में, ठीक है, तब ये आपका आफ्टर इवेपोरेशन देता है H2O2, आफ्टर इवेपोरेशन H2O2 देता है। तो यानी कि बड़े मशक्कत के बाद देता है, उतनी आसानी से नहीं देता, राइट। सो जो मोस्ट रेडली सबसे पहले आसानी से दे रहा है वो आप देख सकते हो Na2O2 है। तो ये वैसे भी याद रखना, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट बिल्कुल डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ध्यान रखना Na2O2 डायरेक्टली आपका H2O2 देता है और बहुत आसानी से देता है, ठीक। रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है ना, दैट्स वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूटेरियम रिजेंबल्स हाइड्रोजन इन प्रॉपर्टीज बट, ड्यूटेरियम आपको पता है ना, 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। सो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, 3 हाइड्रो आपके आइसोटोप्स हैं। उसी पे सवाल है ड्यूटेरियम पे, जिसमें आपका क्या है, ये है फॉर्मूला, आप कह सकते हो सिंबल एंड अलोंग विद द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि ड्यूटेरियम रिजेंबल्स हाइड्रोजन इन प्रॉपर्टीज बट reacts slower than hydrogen, reacts vigorously than hydrogen, reacts just as hydrogen, emits beta plus particles। तो यानी आपका इन चारों में से कोई एक चीज है जो सही है। तो ये मैं आपको बता दूं, reacts slower than hydrogen, क्यों? क्योंकि आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब आप कंपेयर करते हो D2 की, वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू H2, इसको आप D2 भी लिखते हो ना, ठीक है, इसलिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ड्यूटेरियम की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, देयरफॉर कम रिएक्ट करेगा, स्लोली, मतलब स्लोली रिएक्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें रिएक्ट स्लोअर देन हाइड्रोजन, वो करेक्ट आ जाएगा, ठीक। फिर है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन असर्शन रीजन वाले आपका क्वेश्चन आ गए हैं। पहला है आपका असर्शन दिया हुआ है, हैवी वाटर इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। हैवी वाटर क्या है आपका, D2O, हैवी वाटर, वैसे आपका फॉर्मूला क्या है H2O, यहाँ आपका क्या आ जाएगा D2O, ठीक है। सो D2 आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, असर्शन के बाद रीजन क्या दे रखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इज स्लोअर देन दैट ऑफ OD बॉन्ड। मतलब OH का बॉन्ड और OD का बॉन्ड, दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया है कि आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, D2 की। तो यहाँ पे भी आपकी पहला जो है ना आपका हैवी वाटर यूज फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो आपका सही है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ये स्लोअर है, ये गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि जल्दी रिएक्ट करेगा, जल्दी OH बॉन्ड टूटेगा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी वो आसानी से टूट जाएगा ना। तो बेसिकली ये सेंटेंस आपका गलत है, ठीक है, इसका उल्टा आना चाहिए था। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इसका स्लोअर की बजाय यहाँ पे फास्टर होना चाहिए था, ठीक। तो आपका आंसर यहाँ पे चारों में से ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। ए आपका सही है, बी आपका जो रीजन है आपका वो फॉल्स है, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। इसको याद रखना कि रिएक्शन मैकेनिज्म में एक तो हैवी वाटर आपका यूज होता है, दूसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी D2 की ज्यादा होती है। तो उसी के बेसिस पे अगर आप ये भी देखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन OH बॉन्ड की स्लोअर नहीं होती, फास्टर होती है इन कंपैरिजन टू OD बॉन्ड। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग डीआयोनाइज्ड वाटर, डीआयोनाइज्ड वाटर, सिंथेटिक रेजिन मेथड, क्लार्क्स मेथड, कार्गन्स मेथड, परम्यूटेड मेथड। ये तो आपका, अगर मैं आपसे कहूँ याद करने वाली चीज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग डीआयोनाइज्ड वाटर, मतलब जहाँ पे आपका जो वाटर है वो डीआयोनाइज, मतलब उसमें आयंस आपके कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है ना। सिंथेटिक रेजिन मेथड इनमें से एक ऐसा मेथड है जो यूज होता है, और इसमें आपके दोनों तरह का कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज दोनों होता है। एक मजे की बात बताऊं मैं, मुझे हाइड्रोजन वाला चैप्टर बहुत बोरिंग एंड बकवास लगता है। मतलब जस्ट किडिंग, नॉट किडिंग एग्जैक्टली, बट ठीक है, मैंने बहुत सच में अपने टाइम में भी जब तैयारी की थी ना, तो ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। मतलब इस तरह की कुछ चीजें हैं जो किया था, बट H2O2 वाला आपको जो टॉपिक है इसमें, वो आई थिंक आपको कवर अप कर लेना चाहिए। H2O2 पे तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आ जाएगा तो उसमें से जहां तक है आपके चांसेस बन जाते हैं कि सवाल आपके निकल जाएंगे, ठीक। तो चलो, ये आपका इन H+ फॉर्म और दूसरे वाला आपका इन OH नेगेटिव फॉर्म, हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज होता है। तो यानी मोस्ट सुटेबल मेथड अगर आप डीआयोनाइज वाटर को बनाने के लिए, मतलब ऐसे डीआयोनाइज का मतलब क्या है, आयन आपके रिमूव करने जहां से, है ना, डीआयोनाइज का वाटर का मतलब ये होता है। तो आपका सिंथेटिक रेजिन मेथड है, क्योंकि कैटायन एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज का मतलब क्या, वहां से आयन आप एक्सचेंज कर दोगे H+ की फॉर्म में OH नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक। तो पहला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपका कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्सीपेटाइट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड आयरन, ये याद है क्वेश्चन हमने किया था इसी से रिलेटेड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी, राइट।
मुझे लगता है कि अब इस टाइम पे आपको वो याद रहना चाहिए। हाइड्रोक्सीपेटाइट का फॉर्मूला ये था और दूसरा क्या था, फ्लोरोपेटाइट। उसमें यहाँ पे CaF2 आ जाता है, 3:1 की रेशियो में ही होता है। तो ये सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो, दोनों का कॉमन जैसा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, which one of the following when dissolved in water gives colored solution in nitrogen atmosphere? मैं एक बात बोलना चाहूंगी बच्चों कि हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमें किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है। कई बार क्या होता है कि आपकी टुच्ची चीजों पे आप ज्यादा टाइम देते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि मुझे किस चैप्टर पे ज्यादा टाइम देना, किस चीज पे कम। जो चीज बहुत ही ज्यादा भूल रही है और जिसकी वेटेज भी कम है उसको करके कोई फायदा नहीं है, राइट। मेरा तो यही मानना है, बिकॉज मैं सजेस्ट भी यही करती हूँ हर बच्चे को जिसको, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों में आपको आगे रहना पड़ेगा, तभी क्रैक कर पाओगे। ठीक है, चलो बैक टू द क्वेश्चन। Which one of the following when dissolved in water gives colored solution in the nitrogen atmosphere? ठीक है, इसके लिए रिएक्शंस हैं जो मैं डायरेक्ट रिएक्शंस आपको बता दे रही हूँ। वैसे आई थिंक आपको इसका आइडिया थोड़ा सा होगा क्योंकि आपको कॉपर आयंस का मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया होता है कि जब कॉपर आयंस आते हैं तो वहां पे आपका ब्लू कलर आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ रखा होगा। उसके अलावा है आपके पास AgCl, उसके अलावा है आपके पास ZnCl2 और Cu2Cl2। ठीक है, इसमें आप सब जगह यही रिएक्ट करवा रहे हो, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। ये आपका इनसॉल्युबल है और ये भी इनसॉल्युबल है। और यहाँ आपका जिंक वाले आयंस ऑब्वियसली कलरलेस। ब्लू कलर आपका कहाँ के साथ, किसके साथ आ जाएगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ आ जाएगा। अच्छा, कॉपर क्लोराइड तो आप इन जनरल कहते हो, बट अगर वैसे आपको पता हो यहाँ पे क्या कितने फॉर्म में है ये CuCl2 में, -1 है ना यहाँ पे, -1 -2, तो यानी +2। +2 का मतलब क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। +1 आपका क्यूप्रस क्लोराइड होता है, जैसे ये है आपका। ठीक है, नाम भी पता होना चाहिए क्या है, अगर इन केस क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया जाए तो आपको नाम भी पता हो। फाइन, 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन, ओके। नंबर ऑफ ClO बॉन्ड्स इन क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। पहले तो फॉर्मूला देख लो, ठीक है। HClO2, HClO3 एंड HClO4, ये हो गया। अब इसके बाद आप इसके स्ट्रक्चर्स करो। हो गया HClO2, राइट। ये तो सब जगह कॉमन ही है, ये ना यहाँ पे आपके लोन पेयर हैं। ठीक है, HClO3 हो गया। अब HClO4 में ये है, इसको आप OH भी लिख सकते हो ऑब्वियसली। तो आपका, अगर आप इससे पूछा गया था Cl डबल बॉन्ड्स आपके कितने हैं, यहाँ एक है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तीन है। बड़ा सिंपल सा आंसर था, तो 1 2 3 D। बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। टू एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग आयंस सच एज एल्यूमिनियम, जिंक और कैल्शियम का, आयरन का, इन सब के आयंस जो हैं वो आपने ऐड किए, उसमें ऐड किया है concentrated HCl। टू एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग दीज आयंस was added concentrated HCl। ठीक है, उसके बाद आपने H2S ऐड किया। टोटल नंबर ऑफ कैटायंस प्रेसिपिटेटेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। बच्चे ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है सॉल्ट एनालिसिस का है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस जो है ना उसका ही ये क्वेश्चन है। तो पता नहीं हाइड्रोजन में आई थिंक HCl H2S की वजह से आ गया है, नहीं आई डोंट नो, बट हाँ इस चैप्टर से रिलेटेड आया हुआ था तो मैंने पिक कर लिया है क्वेश्चन। तो इसमें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पूरी जो स्कीम है ना उस स्कीम पे बेस्ड है ये। तो अगर आप लोगों ने ये चीज कर रखा है, सॉल्ट एनालिसिस स्कीम वगैरह पढ़ रखी है पहले, तब तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, और अगर नहीं कर रखा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस वाली, उसमें मैंने शॉर्ट में इन सब चीजों के बारे में बता रखा है। ठीक है, मैं लिंक अटैच कर दूंगी, उसमें आपका सिर्फ ये सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट है ना इसको पढ़ लेना कि आपके कितने किन किन ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है ना, एसिडिक बेसिक रेडिकल्स वाली बेसिकली जो चीज है उस पे ये बेस्ड है क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर, पहले तो बता दूं करेक्ट आंसर है इसका ये ओनली वन। इन सब में से खाली एक ही आपका कैटायन एनायन है जो प्रेसिपिटेट आउट होगा, एनायन ही सॉरी कैटायन है जो प्रेसिपिटेट आउट होगा, वो मैं आपको बता दूं। एल्यूमिनियम +3 और दूसरा क्या है Fe ना, Fe+3, ये आपके सल्फाइड्स जब बनाएंगे वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज इन वाटर। ये H2S गैस डाला ना तो सल्फाइड बनाएगा, दैट्स व्हाई हाइड्रोलाइज इन वाटर। ठीक है, इनके तो ये दो कट हो गए। उसके बाद निकल और साथ में है जिंक। ठीक है, इनका होता है रिक्वायर बेसिक मीडियम, रिक्वायर बेसिक मीडियम विद H2S टू फॉर्म PPT।
अब आप लोग सोच रहे हो कि मैडम बता तो दे रही हैं, एक्चुअली ये फिर पूरा तभी मैंने कहा ना पूरा टॉपिक में यहाँ नहीं बता सकती, अदरवाइज पूरा टॉपिक तो एसडी बेसिक रेडिकल का हम वही करते रह जाएंगे। तो शॉर्ट में वो आपका जो आप स्कीम एंड ऑल देखना चाहते हो उस वीडियो को देख लेना, वो लिंक मैं अटैच कर दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसीलिए, तो कि ताकि आपको वो शॉर्ट में थोड़ा आइडिया हो जाए एसिड बेस रेडिकल का, तो सवाल अगर आपके कुछ उसमें से इजीली जो बन जाएंगे वो आप कवर अप कर लेना। तो निकल जिंक हो गया, के अलावा कैल्शियम एंड बेरियम सल्फाइड्स सॉल्युबल होते हैं। क्या रह गया आपका, कॉपर सल्फाइड, इसके आपके प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे, बाकी किसी के नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे कॉपर वाला एक ही था ना, Cu ये वाला, एक इसके खाली प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, बाकियों के नहीं बनेंगे, इसलिए आंसर एक आया। उसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, मतलब इनमें से कौन कौन से कैटायंस जो कर पाएंगे, कोई एक करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, उसके बेसिस पे खाली कॉपर +2 करेगा, तो इसलिए आंसर आपका आ गया एक। total number of neutrons and electrons respectively present in the radioactive isotope of hydrogen। रेडियोएक्टिव ये है भाई ट्रिटियम, ठीक है, पूछा गया है न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो यही है 1, है ना, क्योंकि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही आपका प्रोटॉन नंबर भी होता है और वही आपका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है, मतलब उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें आपका, और जो ये है ऊपर वाला मास नंबर, इसको आप किससे शो करते हो, ए से, ये होता है आपका p+n, मास नंबर आपका 3 है, प्रोटॉन 1 है, n कितना आ जाएगा, n आपका, न्यूट्रॉन मतलब कितने आ जाएंगे 2, तो आंसर 2 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1, सी आंसर आ गया 11th का सी। At 298.2 Kelvin, the relationship between enthalpy of bond dissociation for hydrogen and its isotope deuterium। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको कंपेयर करनी है, मतलब इन दोनों की, हाइड्रोजन की एंड ड्यूटेरियम की। ये मैं आपको बता दूं, ये याद रखना, एक्चुअली इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है कि आप किसने डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अगर इक्वल टू मतलब ज़्यादा कम वाला कुछ और होता तब तो आप अलग चीज़ लिखते, बट यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रखा है और वहाँ पे उसके ऊपर एक रिलेशनशिप पूछा गया है कि इनके आपस में क्या कनेक्शन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का हाइड्रोजन का के बीच और ड्यूटेरियम के बीच। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो ड्यूटेरियम की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से कम है। हमने यही पढ़ रखा था थोड़ी देर पहले भी, हमने यही कहा था कि ड्यूटेरियम की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इसकी आधी यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे इक्वल, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गई थी, तो या तो बच्चा आधी सोचता या आपका कुछ और हो सकता था। तो ये आपका रिलेशन ऑलरेडी मेंशन है, तो इसे मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि इसको याद रखना। The water having more dissolved oxygen is, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कब होगा, बॉइलिंग वाटर एंड वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस पे लेस ऑक्सीजन होता है, ये याद रखो पहले तो, बॉइलिंग वाटर एंड वाटर एट 80 डिग्री, मतलब काफी हाई टेम्परेचर पे है ना, इस पे लेस ऑक्सीजन होता है, पॉल्यूटेड वाटर में भी लेस ऑक्सीजन होता है। सबसे ज्यादा इनमें से आंसर मतलब किस पे आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का सबसे ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। 13th का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चौथी ऑप्शन। सिंगल लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा बड़ी वाली जो आपकी है वो है एमोनिया को बनाने में, हैबर्स प्रोसेस जो आपने पढ़ रखा होगा, है ना, नाइट्रोजन प्लस H2 वाला जिसमें अमोनिया बनता है, तो आपका इन द सिंथेसिस ऑफ एमोनिया ये सबसे ज्यादा यूज होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, डाइहाइड्रल एंगल इन H2O2 इज इन गैशियस फेज इज 90.2 डिग्री, ठीक है, और सॉलिड फेज में ये उल्टा दे दिया है, ठीक है, गैशियस फेज में आपका ये आना चाहिए था और यहाँ आपका 90.2 आना चाहिए था, मतलब असर्शन गलत हो गया। अच्छा, दूसरा, चेंज इन डाइहाइड्रल एंगल इन सॉलिड एंड गैशियस फेज इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सही है, ठीक, कि आपका डाइहाइड्रल एंगल में चेंज जो आता है वो किस वजह से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। तो यानी आपका ए गलत हो गया एंड रीजन सही है, देखो जरा, ए इज करेक्ट, करेक्ट, ये डी ऑप्शन आ जाएगा, 15 का आंसर डी। इन बेसिक मीडियम H2O2 एग्जिबिट, फिर से आ गया देखो, H2O2 एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बेसिक मीडियम में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन सी रिएक्शन देता है, कोई एक, कोई दो, कोई तीन, तीनों ही देता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो इसका आंसर है पहली बात तो बी, ए और बी, ये दो रिएक्शंस देता है ये, ठीक है। रिएक्शंस क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक मीडियम में
पता है ये वाले चैप्टर्स जो है ना, जो बार-बार भूलने और ये मतलब लो वेटेज वाले, इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ यही करो और मत करना। और जो इसमें आपको मतलब चाहे रिएक्शंस आपको याद नहीं हो रही हैं, बट 3-4 बार जब देखोगे, यही वाले खाली रिएक्शंस करके जाओगे तो काफ़ी इसमें से आपके क्वेश्चंस निकल जाएँगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इसका आपका बेसिक मीडियम में देखो मैं आपको बता दूँ क्या है, Mn+2 प्लस H2O2 ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+4 में और 2OH आयन, ठीक है। और बेसिक मीडियम में ही आपका अगर इसका रिड्यूसिंग एक्शन, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, रिड्यूसिंग एक्शन, ये सारे एक्शन आपने करने हैं। तो रिड्यूसिंग एक्शन इसका है I2 प्लस H2O2 प्लस 2OH आयन, ठीक। यहाँ आपका ये बनाएगा 2I नेगेटिव प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब तीसरा रह गया एसिडिक एंड इन एसिडिक मीडियम सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है, ठीक। क्या है वो आपका +4H2O2 PbSO4 एंड 4H2। तो जो तीन आपको यहाँ ऑप्शन ये दे रखी थी ना रिएक्शंस, तीनों के बारे में मैंने बता दिया कि आपका कौन से मीडियम में कैसा एक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन या कौन सा। तो ये चीज ध्यान रखना अब कि आपका बेसिक मीडियम में कैसे काम, कब कैसे काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम में कैसे काम कर रहा है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूं, उसने पूछा क्या था, बेसिक मीडियम H2O2 इनमें से कौन सी रिएक्शन देगा। ये आपका ये वाला है खाली एसिडिक मीडियम में देता है, लेड सल्फाइड वाला। तो ये बाकी दोनों जो हैं यानी ए और बी, वो आपका बेसिक मीडियम में दे रही है, तो आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17th में आपको फिर से दिया हुआ है, ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर हैविंग हैविंग टेम्परेरी हार्डनेस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक। तो जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, पहले मैं आपको इसका दूरी जैसा पार्ट बता दूं। फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, कौन सी हार्डनेस किससे होती है वो भी एक तो पता होना चाहिए, है ना। और क्वेश्चन पढ़ ले, ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर हैविंग टेम्परेरी हार्डनेस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जो आपके बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट से हार्डनेस होती है ना, वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। क्लोराइड सल्फाइड वाली जो आपकी सल्फेट्स वाली होती है वो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा MgOH ट्वाइस में, ये याद रखना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। solubility product of MgOH twice is greater than that of magnesium carbonate, is greater than that of, ये भी गलत है, ठीक। दोनों ही फॉल्स हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें एक गड़बड़ी है, ठीक है। गड़बड़ी ये है कि कोई भी ऑप्शन ये नहीं दे रखी कि दोनों ही आपके गलत हैं, बोथ आर फॉल्स वाला कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। बट इस क्वेश्चन को शायद मे भी शायद गलत रहा होगा, ग्रेस मार्क्स मिले होंगे, आई डोंट नो, प्रेजेंटली मुझे ध्यान नहीं है। बट हाँ, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है ये, ना असर्शन सही है ना रीजन सही है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना आपकी टेम्परेरी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स होते हैं, उसमें आपके क्लोराइड्स वगैरह होते हैं, और इसमें आपका बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस में मैग्नीशियम वाला आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर आगे भी आपके और क्वेश्चंस आएंगे, तब हम इसको ज्यादा कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन्स रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। कौन से फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल हैं आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी के लिए, मतलब जो आपके कैटायन एक्सचेंज कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन वाला जो आपका मेथड होता है, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल हैं, ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ। कैटायन एक्सचेंज जो आपके रेजिन्स होते हैं उसमें आपका होता है SO3H, ठीक है, और COOH, मतलब बेसिकली आपका एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स ये होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, सल्फोनिक एसिड एंड सी कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। फॉस्फोनिक एसिड भी होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या होगा PO3 2 नेगेटिव, ये, ठीक। और एक्सचेंज क्या होता है H+ एक्सचेंज होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ। मैं आपको मेथड एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ। कैटायन एक्सचेंज रेजिन में एसिडिक फंक्शन ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका फॉस्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एंड एक्सचेंज क्या होता है H+ वाला इनके साथ, ठीक। दूसरा आपका आता है एनायन एक्सचेंज,
को भी कर लो, एक बार कर लोगे तो आगे के कई क्वेश्चंस हो जाएंगे। आयन एक्सचेंज रेजन्स में आपके होते हैं जी बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स, पहली बात, ठीक है। ऊपर वाले में एसिडिक थे, एसिडिक बेसिक ही अपोजिट रहता है, एनायन बेसिक, एनायन एसिडिक, ए साथ नहीं आएगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। इसमें आपका होता है अमोनियम कैटायन, ठीक है, और एमीन ग्रुप्स वाले जो भी हैं वो होते हैं। और एक्सचेंज क्या होगा, OH नेगेटिव, जाहिर सी बात एक्सचेंज होगा इसके साथ Cl नेगेटिव, बाइकार्बोनेट, SO4 2 नेगेटिव, और इसी तरह के आपके कई एनायंस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ बेसिक फंक्शनल ग्रुप है, कहाँ एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, कैटायन एक्सचेंज, कैटायन वाले में आपका सल्फोनिक है ना, एसिडिक ग्रुप पहले आएगा, बाद वाले में अमीन। तो ये आपका एसिडिक SO3H एसिडिक वाला इन दो में ही आ रहा है, ए और डी में, ए इसमें दोनों ही एसिडिक है, तो ये तो हो नहीं सकता, आंसर क्या है ए, 18th का ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हैवी वाटर, कौन सी स्टेटमेंट्स के बारे में गलत है वो आपको बतानी है, ठीक है। यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, हाँ ये तो यूज होता है, मैं पता ही है। ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है, हाँ ये भी होता है। यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर, ये गलत है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, एक ही ज्यादा है, 80 और 81 का फर्क है, बट वाटर का ज्यादा है, ठीक है, इसका ज्यादा नहीं है। सो यानी कि डी ओनली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये इनकरेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट्स होता है, ठीक है। और करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है इसमें ना। दूसरा, यूज्ड एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी हम देख चुके हैं, करता है। और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लाई इन द सेम प्लेन, नहीं, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है ना, तो सेम प्लेन में तो हो ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन आपका, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। मिसिबल विद वाटर, ये भी सही है, तो A B D कहाँ आ रहा है, सी में, तो 20th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर से आगे दो स्टेटमेंट्स, H2O2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम, हाँ सही है, ये हम कर चुके हैं। इन द हाइड्रोजन इकोनॉमी द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है। तो बात ये है कि दोनों आपकी सही हैं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला आपका इसमें कोई फंडा पूछा ही नहीं गया है। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला फंडा होता तो आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत, तो उसके बेसिस पे डी आंसर आ जाएगा 21 का डी। स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर, अगेन तो देख सकते हो आप, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, हैवी वाटर हो गया, और टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन में से, ठीक है। तो अगर जब पढ़ना तो यही पढ़ना, वरना मत पढ़ना। चलो, आपका इसमें बताना है स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर, उसके बाद बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं, एप्रोप्रिएट आंसर, राइट। तो आपका क्या दे रखा है, विस्कोसिटी, सॉरी, हैवी वाटर इज यूज्ड इन एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये हम पढ़ चुके हैं, हाँ करता है ऐसा, ठीक। और हैवी वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये याद रखना, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। हैवी वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्डिनरी वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। फिर विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन D2, इसका उल्टा है, D2O की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू H2O, तो डी वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीन स्टेटमेंट सही हैं। ABC कहाँ आ रहा है, ए ऑप्शन, 22nd का ए आंसर आ जाएगा। वाटर डज नॉट प्रोड्यूस CO ऑन रिएक्टिंग विद, ओके, वाटर डज नॉट प्रोड्यूस, वाटर से कार्बन मोनोऑक्साइड किससे नहीं बनेगा, कार्बन के साथ तो बनता है, मीथेन के साथ भी बनता है, इसके साथ भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं बनता। तो यानी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी ऑप्शन 23 का। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे पता क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, ये आई थिंक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जब आप रेस्पिरेशन का भी कभी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर जाती है वाटर के साथ हमारी मिक्सअप होती है, कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए एसिडिक इन नेचर माना जाता है। एंड कार्बन जब आपका रिएक्ट करता है ये वाटर जो है स्टीम की फॉर्म में, तो ये बनाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, तीसरा क्या है CH4 और C3H8, इनके साथ भी जब आपका वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा जी, CO प्लस 3H2O, सॉरी H2O नहीं, H2, एंड यहाँ बनाता है 3CO प्लस H2, ठीक। तो आई थिंक सब जगह आपका H2 निकल रहा है एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर हो गया डी ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग,
फ्लेम कलर आपने फ्लेम टेस्ट करा किया होगा ना, उसके बेसिस पे ये है, तो ये तो पता डायरेक्टली एक्चुअली डायरेक्टली पता होना चाहिए। लिथियम क्लोराइड का क्रिम्सन रेड कलर होता है, मैं कलर भी बताती जा रही हूँ। क्रिम्सन रेड लिथियम क्लोराइड का, ठीक है। और NaCl का आप लोगों ने आई थिंक पढ़ रखा होगा, येलो कलर है ना, गोल्डन येलो, येलो जैसा था। फिर वॉयलेट आपका वॉयलेट पर्पल रुबीडियम के लिए आप पढ़ते आ रहे हो, एंड ब्लू आप सीजियम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको इसके अलावा आई थिंक विबग्योर विजिबल रेंज का नाम आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। ये आपकी रेंज होती है 390 से 760 नैनोमीटर वाली विबग्योर वॉयलेट टू रेड। उसके बेसिस पे जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है, लिथियम वाला आपका ऑप्शन है ये, ठीक है। NaCl का 589 और रुबीडियम वाला 780, सीजियम वाला 450। अब इसको कैसे याद रखोगे? कलर आपको पता लग गया ना, क्रिम्सन रेड, येलो, वॉयलेट, ब्लू। इसमें इसमें आप देखो एक कोने में वॉयलेट वाला है, ठीक है। तो रुबीडियम वाला जो भी होगा वो आपका इन वैल्यू के आसपास होगा, मतलब जाहिर सी बात है वॉयलेट वाला है ना। तो आप देख सकते हो रुबीडियम वाला ये 780 एक्सट्रीम वाले जो भी नंबर होंगे। अब 300 वाली रेंज में तो कोई था नहीं, 400 के आसपास वाला ये आपका था, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये 760 वाला रेंज है और ये 390 वाला है, ठीक है। इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जब आप अरेंज करते हो ना, उसका एक प्रॉपर ऑर्डर है वेवलेंथ का, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने ये पहले पढ़ रखा होगा, आई थिंक +1 में पढ़ रखा है ये, वहां से आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन है शायद, आई थिंक देखें जरा, ए से सेकंड, बी का फोर्थ, राइट, सी का थर्ड, एंड यस डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रही है। तो ये याद रखना, कलर्स एंड उनकी वैल्यूज, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज याद रखना, क्योंकि इस पे सवाल आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, डाइहाइड्रोजन ऑफ हाई प्यूरिटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू रिएक्शन ऑफ जिंक विद, नहीं बनता तो है बट ये हाई प्यूरिटी का नहीं बनता एक्चुअली। इसमें याद रखो डायरेक्टली, हाई प्यूरिटी वाला आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, उसके इलेक्ट्रोलिसिस से यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इससे जो आपकी हाइड्रोजन बनती है वो हाई प्यूरिटी वाली बनती है, बाकी जगह से जो बन रही है वो हाई प्यूरिटी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में आपको बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, और ये आपका होता है 673 केल्विन, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं CO2 प्लस H2, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। ये है रिएक्शन, और ये आपको दिख रही होगी डी वाली ऑप्शन, ठीक है। वाटर गैस एंड सिन गैस, क्या फर्क है इसमें? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का फर्क है थोड़ा सा सॉरी, ये आपकी वाटर गैस है, ये आपकी सिन गैस या सिंथेसिस गैस है, तो ये भी याद रखना, ठीक है, काम आएगा। फिर है नेक्स्ट, 5 ग्राम ऑफ जिंक is treated separately with an excess of dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2, ये 1:1 ही है, ठीक है। एक में आपका सोडियम जिंकेट बनेगा, एक में आपका जिंक क्लोराइड बनेगा। HCl के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, ये प्लस H2 निकल जाता है ना, और उसमें आपका बनता है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, अगर ध्यान हो तो, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्ट करके एंड HCl के साथ रिएक्ट करके, लेकिन हाइड्रोजन दोनों में एक एक मोल ही बनता है, मतलब तो 1:1 की रेशियो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, ओके, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन A B C रिस्पेक्टिवली आर XYZ, द सम ऑफ XYZ। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख लो, पता लग जाएगा कितने कितने उसमें आपके वो हैं, क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रॉन। यहाँ 0 न्यूट्रॉन है, यहाँ 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ 2 है, तीनों को प्लस किया तो आ गया आंसर 3, आंसर ए आ गया, ठीक है। लो जी, मेटल दैट गिव्स हाइड्रोजन गैस अपॉन ट्रीटमेंट विद बोथ एसिड एज वेल एज, अभी अभी आपने देखा जिंक, तो करेक्ट आंसर जिंक हो गया, सोडियम जिंकेट एंड जिंक क्लोराइड। एम्फोटेरिक इन नेचर है, दैट्स व्हाई, ये क्यों है, क्योंकि आपका जिंक एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये भी पढ़ लेना, जिंक एल्यूमिनियम ये सब एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग A to D आर, इन चारों में से आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सलाइन हाइड्राइड्स प्रोड्यूस H2 गैस व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, सलाइन हाइड्राइड्स और आयनिक हाइड्राइड्स एक ही होते हैं, इनको आप आयनिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, जैसे NaHLiH, ठीक है। ये ये आपके H2 गैस देते हैं। फिर रिएक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद BF3 लीड्स टू B2H6 डाइबोरेन बनाता है, ये भी करेक्ट है आपका, ठीक।
फिर क्या है PH3 फॉस्फीन एंड मीथेन आर इलेक्ट्रॉन रिच और वो है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। देखो जो भी आपका ग्रुप 15 वाला होता है ना इसको आप इलेक्ट्रॉन रिच कहते हो। ग्रुप 13 वाले को आप ग्रुप 15 वाले आपके यूजुअली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ग्रुप 13 वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और बिल्कुल जितने एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन वाले जो आपके ग्रुप 14 उनको आप इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहते हो। तो ये भी स्टेटमेंट है, अभी तक ये सारी स्टेटमेंट सही हैं। चौथी HF एंड CF4 आर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, यस क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। हो गया, कोवेलेंट मतलब कहने का मतलब है मॉलिक्यूल्स हैं, तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट थी। अब चारों कहाँ दे रखा है ए ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर आ गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट फिर से बतानी है रिगार्डिंग हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल, इट प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूटेंट्स देन पेट्रोल, यस। सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन वेज 30 टाइम्स मोर देन अ पेट्रोल, पेट्रोल टैंक का जो आपका जितनी भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं ना उससे मतलब अगर सिलेंडर से आप कंपैरिजन करो, सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन वेज 30 टाइम्स मोर देन अ पेट्रोल टैंक, यस 30 गुना ज़्यादा प्रोड्यूसिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपका जो सेंटेंस है ये भी करेक्ट है। फिर डाइहाइड्रोजन स्टोर्ड इन टैंक्स, हाँ इसमें यूज होता है, मतलब एक्चुअली सोडियम निकल का कॉम्बिनेशन इसमें यूज होता है और आपका, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा किसमें यूज होता था, अभी ध्यान से बिल्कुल उतर गया, चलो कोई बात नहीं। और लास्ट में है ऑन कंबशन वैल्यूज ऑफ रिलीज्ड पर ग्राम, ये अपोजिट हो गया है, ये ना आपका चेंज हो गई है वैल्यूज, तो चौथी ऑप्शन आपकी गलत है, उसके अलावा आपका बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सो डी आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaH अभी अभी बताया था मैंने, सेलाइन हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड, ठीक। देन टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स अमंग देम, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स 3 है, उनमें से एक ट्रीटियम ही है खाली, 3 एंड 1 एक, ये समझ में आया। 3 आइसोटोप्स हैं टोटल जिनमें से एक ही आपकी रेडियो एक्टिव है, कौन सा, ट्रीटियम वाला, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा, नंबर टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स 3, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स 1 3 1। एक्चुअली मैंने बहुत जल्दी में करा दिया था, फिर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि समझ ही ना आया किसी बच्चे को, कई बार होता है ना जल्दबाजी में इजी क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा होता। ओके, देन अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन्स द वन दैट रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट, इसमें आयोडीन आपका लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसमें आपने देखा होगा मोस्टली कभी रिएक्शन अगर पड़ी होगी यहाँ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती, ठीक है, तो क्योंकि वो आपका लीस्ट रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हे भगवान इतनी आसान सवाल, ऐसा पेपर में आ जाए तो बताओ क्या बात ही बन जाएगी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन दैट इज नॉट सुटेबल फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके, तो याद कर लो जी, क्लार्क्स मेथड, ठीक है। इसमें आपका टेम्परेरी हार्डनेस के लिए एक्चुअली यूज होता है। कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैसे होता है यूजिंग लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लार्क्स के बारे में पता लग गया। कैल्गन्स प्रोसेस, कैल्गन्स प्रोसेस के बारे में देख लो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आपके जो हार्ड वाटर के होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर डिस्प्लेस सोडियम आयंस फ्रॉम एनायन ऑफ कैल्गन। कैल्गन क्या है, इट इज आर्टिफिशियल जियोलाइट, ठीक है, आर्टिफिशियल जियोलाइट, ओके। सोडियम कार्बोनेट के साथ आयन एक्सचेंज मेथड में आपका एक तो आपका क्या रह गया, हाँ सोडियम कार्बोनेट का तो आपको पता ही, चलो आपने पढ़ रखा है सुन रखा है ना। आयन एक्सचेंज मेथड में आपका ब्राइन सॉल्यूशन के साथ आप ट्रीट करते हो, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ही होता है। तो ये हो गया आपके मेथड जिसमें आपका मतलब सारे परमानेंट हार्डनेस के लिए एक्सेप्ट क्लार्क्स मेथड वो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, इतना याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ अ वाटर सैंपल कंटेनिंग 10⁻³ ओके, इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, राइट, ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देना। इस तरह का एक और क्वेश्चन है हम वो करेंगे, तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन ड्यू टू सम रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैं खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई। अमंग्स द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ वाटर विद द लोएस्ट आयनिक कंडक्टेंस एट 298 केल्विन इज, ओके, इन चारों में से वो वाटर आपकी फॉर्म आपको बतानी है जिसमें कि लोएस्ट, अरे भाई आयनिक कंडक्टेंस वहाँ जहाँ पे आयंस नहीं होंगे वहाँ आयनिक कंडक्टेंस होगी ही नहीं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है डिस्टिल्ड वाटर, नो आयंस नो आयनिक कंडक्टेंस, ये आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ना एक्चुअली मुझे उतने ठीक नहीं लगे थे, सो मैंने उनको स्किप कर दिया था, बट मुझे लगता है कि जो पीपीटी मैंने यूज़ की है अब, ये अपडेटेड वाली नहीं, मैंने दूसरी यूज़ कर ली है। एनीवेज कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगता था कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, इनको मुझे नहीं कराना है, तो उनको मैंने स्किप कर दिया था, बट शायद रह गया वो। एनीवेज तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया डिस्टिल्ड वाटर वाला। अब नेक्स्ट क्या है,
In comparison to zeolite process for the removal of permanent hardness, synthetic resin method is सिंथेटिक रेजिन मेथड आपका ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें कैटायन एक्सचेंज और एनायन दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए हम लेस एफिशिएंट तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, लेस लेस वाला तो कैंसिल हो गया। मोर एफिशिएंट वाला इट कैन एक्सचेंज ओनली कैटायंस और यहाँ क्या है कैटायंस एज वेल एज एनायंस, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसीलिए आपका बेटर मेथड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ अ वाटर सैंपल इज ड्यू टू कंपाउंड एक्स। ओके, कोई कंपाउंड है एक्स, उसकी टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो इसके कारण है। बॉइलिंग द सैंपल कन्वर्ट्स एक्स टू कंपाउंड वाई, इसको आप बॉयल करते हो, ये कन्वर्ट हो जाता है वाई में, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, पहले क्या था और बाद में क्या वो बताया हुआ है। तो टेम्परेरी हार्डनेस मैंने आपको पहले भी बताया था, ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड जो आपकी परमानेंट हार्डनेस है वो क्लोराइड्स वगैरह के साथ होती है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर आपको ध्यान हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में होता है। तो या तो आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, गलत। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, ये भी गलत। ये भी गलत। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट दिया होता तो वो सही होता। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। ये रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी। ठीक है, सिनोनिम फॉर वाटर गैस व्हेन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल, सिनगैस। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने अभी ये क्वेश्चन भी किया था, तो डी ऑप्शन हो गया। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन डायरेक्टली, इसका एक क्वेश्चन यार पहले भी आया था। यहाँ पे ना एक्चुअली ये आपके 4 वाटर के लिगेंड्स जुड़े होते हैं। ठीक है, ये 4 तो वाटर के लिगेंड्स हैं, उसके बाद वाला जो आपका यहाँ वाला है ना वो ऐसे होता है। ठीक है, मतलब अगर आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में, तो ये डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है। एक उसने पूछा भी था, नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन डायरेक्टली, तो एक ही आपका यहाँ आंसर आएगा, यहाँ आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रखी है, दैट्स व्हाई। 100 ml ऑफ वाटर सैंपल कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। 100 ml का वाटर सैंपल है जिसमें आपका इतने ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और इतने ग्राम आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, वैल्यू दे रही। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल आपको एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इन मतलब इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इसके इक्विवेलेंट में, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, सो ये क्वेश्चन एक आएगा, तो इसको भी कर लेना। इसको देखो करना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। मोल्स आप निकालोगे किसके, जिसके जिसके दे रखे हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। ठीक है, और दूसरे के मोल्स निकालोगे, दूसरा क्या है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैसे निकालोगे मोल्स, गिवन मास 0.81, गिवन मास 0.73, डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई 162 यहाँ आएगा, और ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है 146। आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना कैल्शियम बाइकार्बोनेट का और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, इसकी जब आप वैल्यू निकालते हो यहाँ आ जाता है 0.005, ये भी आ जाता है 0.005। तो आपका जो आप पार्ट्स पर मिलियन वाला जो आप मतलब हार्डनेस जब आप निकालते हो ना, हार्डनेस तो लिखते यही हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। का फॉर्मूला पता क्या है, जो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स आए होंगे ना प्लस 0.005, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से, डिवाइड में आपका होता है जो आपका गिवन सैंपल सॉल्यूशन होता है 100 ही था, और पार्ट्स पर मिलियन के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन का वो होता है, नीचे वाला ना सॉल्यूशन का होता है। तो इसका एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तब क्लैरिटी आएगी। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स थे। ठीक है, एंड डिवाइड में आपका ये 100 ml दे रखा था, इसलिए आपने मल्टीप्लाई किया 10⁻6 पार्ट्स पर मिलियन के लिए है। तो ये जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10⁻4 पार्ट्स पर मिलियन, यानी ऑप्शन आपका डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10⁻³ मोल, हाँ मोलर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब जरा देखो इसको ध्यान से, 10⁻³ आपका मोलर दे रखा है कैल्शियम सल्फेट ना, इसके बराबर यहाँ किसके इक्विवेलेंट उसने बोल रखा है ना इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके इक्विवेलेंट है 10⁻³ मोलर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। 10⁻³ मोलर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मतलब है, 10⁻³ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर। ठीक है ना, ओके फाइन, ये क्लियर हो गया।
और उसने हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल डायरेक्टली क्या रखा है, इसका क्या हमें एक्सप्रेस करके बताओ कैल्शियम सल्फेट का। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का निकालोगे तो ऑब्वियसली वही आपका होगा ना, उसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे हार्डनेस के लिए, ठीक। सो अब आपको यहाँ पे मोलर मास निकालना है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्यों निकालना है मैं बता रही थी ना, डिटेल में करेंगे हम। डिटेल में क्या करते हैं हम, 10⁻³ मोलैरिटी है, गिवन मास आपको पता नहीं है जो आप निकालोगे, एंड ये तो ये आपका वेट निकालना था गिवन मास वाली चीज। तो ये आपका आ जाएगा जो आपका पिछली बार दिया था ना 0.81 ग्राम 0.73 ग्राम, ये वो चीज है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से वेट आपका आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, ये देख सकते हो जो आपका मोलैरिटी गिवन होती है, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स, एंड 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। तो याद है अब वो मैंने वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, ये वाला, ये इसी वजह से किया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी जो वेट की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ गई है, इसको ना आपको 100 मिलीग्राम आ जाएगी, क्योंकि आप यूजुअली आगे मिलीग्राम में ही काउंट करोगे ना, इस वजह से 100 मिलीग्राम आ जाएगी। अब इसके बाद 100 मिलीग्राम आपका किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर में। तो हार्डनेस ऑफ वाटर आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो इसको, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर ऑफ वाटर। आपका नंबर ऑफ मिलीग्राम ना, इसीलिए इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो 100 मिलीग्राम मतलब डायरेक्टली हार्डनेस क्या आ गई, 100 ppm। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आया कि जो आपको मोलैरिटी दी होती है कैल्शियम सल्फेट किसी भी चीज की, वो इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स ही निकाला जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर इसी वजह से होगी ना, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की वजह से। तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में का रेफरेंस रखते हुए निकाला जाता है। तो उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ मोल्स हमेशा पता होने चाहिए। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड में आपका सॉल्यूशन होता है, मतलब आपका सॉल्यूशन का मास यहाँ 1 लीटर था, वहां पे आपका 100 था, इसलिए आपने डिवाइड में 100 लिया था, इंटू 10⁻6 जब आप कर देते हो तो पार्ट्स पर मिलियन आ जाता है। यहाँ पे हमें इंटू 10⁻6 ये सब क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका मिलीग्राम में ही आ गया कि नंबर ऑफ मिलीग्राम इसके निकाल दिया आपने, कैल्शियम कार्बोनेट के ही निकाले थे, और स्टार्टिंग में आपने देखा था कितने में थे, 1 लीटर में ही थे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आंसर ही आपका 100 मिलीग्राम आ गया, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, आई थिंक अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा किसकी वजह से है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दूसरा किसकी वजह से होता है, परमानेंट क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्योर स्टेट इज, प्योर स्टेट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आपको ध्यान हो नॉन प्लेनर होता है ना, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर होता है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो पहले ही पता लग गया, ऑलमोस्ट कलरलेस, ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी में अगर H2O2 होता है, इन लार्ज क्वांटिटी अपीयर्स ब्लू इन कलर, ये याद रख लेना, कहीं हो सकता है काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन कैलकुलेटेड एट इतने केल्विन एंड इतने एटमॉस्फेयर। अरे इसका भी क्वेश्चन करा ही देती हूँ, चलो ये आपका आगे बाकी आया हुआ है इसलिए करवा दे रही हूँ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। अब आप सोचोगे 11.2 भाई कहाँ से आया, वो बता देती हूँ कहाँ से आया। ये जब आपका ब्रेक डाउन करता है ना तो आपका बनाता है 2H2O + O2। 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए आपका 1 मोल आ रहा ना, याद है 22.4 लीटर वाला गैस, वो आपका था ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम गैस लॉ, ठीक है। तो उसमें आपका आई थिंक GMV गैस लॉ करके था, गेलिसैक्स, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम पे, बट बेसिकली आपको देखना क्या है, 1 मोल H2O2 आपका कितने ऑक्सीजन दे रहा है, ये आपका 2 1 दे रहा है तो 22.4 लीटर देता ना, 1 मोल का मतलब यही था, इसका आधा क्या हो जाएगा 11.2, इसलिए यहाँ पे 11.2 आपने लिया है, क्योंकि 1 मोल के अकॉर्डिंग जो आपका मोलैरिटी का मतलब यही होगा ना, आप यूनिटी मान के चलते हो, तो 11.2 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने निकालना क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना था, मोलैरिटी आपकी दे रखी है 8.9 इंटू 11.2 निकालोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 99.68 अप्रॉक्सीमेटली 100। ये आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी, ओके। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे 5.6 डिवाइड बाय 11.2, तो आपने मोलैरिटी निकाल दी 0.5 मोलर, एक आंसर आ गया। मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज का फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि आपको डायरेक्टली वहां पे काम आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। 0.5 मोलैरिटी आपने निकाली, राइट, एंड ये आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज, ठीक है, इंटू 10 टू डी डेंसिटी 1, मॉलिक्यूलर मास आपका आ गया
34। ठीक, अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मास परसेंटेज जो आ जाएगा वो आ रहा है 1.7। ठीक है, तो मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी 1.7 एंड 0.5 इधर है भाई, ये ए। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ आपका करेक्ट बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, बतानी है करेक्ट कौन सी है। डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स डाइऑक्सीजन, अभी हमने देखा हाँ करता है। लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड्स लाइक पोटेशियम क्लोरेट, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्राइट, ये आपका सॉरी सोडियम नाइट्रेट जब भी हीट करते हैं डाइऑक्सीजन यस लिबरेट करते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट से आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से कि लिबरेट करता है डाइऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन इज यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाँ जी ये भी यूज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट, ये भी यूज होता है। ये भी स्टेटमेंट्स हैं, ये करेक्ट हैं, ए बी सी डी सारी करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज, स्ट्रेंथ निकालनी है 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन की। ओके, 11.2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ मींस आपको वैसे जो आपको रिएक्शन पता है तो उसमें आपको पता है ना 11.2 लीटर आपकी लिबरेट हो रही है, राइट, लिबरेटेड एट एसटीपी। तो अगर हम ये कहते हैं 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कितने मोल्स के बराबर हो जाएगा, आधे मोल के बराबर है ना। हमने रिएक्शन की थी ना ये वाली, H2O2 आपका ब्रेक डाउन होता है वाटर में प्लस O2। 1 मोल के लिए आपका, जैसे इसके लिए आपका 1 मोल निकल रहा है ना, 2 मोल H2O2 से 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल H2O2 से आधा मोल ऑक्सीजन, हाफ मोल हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 1 मोल लग रहा है, के हिसाब से 1 मोल हो जाएगा ना, आधा आधा जब आप करोगे तो 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन हैज 1 मोल ऑफ H2O2, ये आप मानते हो क्योंकि आपका शुरुआत क्या था 11.2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या था कि आपका ऑक्सीजन जो है मतलब यानी कि आपका कितना है 11.2 है, यही मतलब था ना। ऑक्सीजन 11.2 कब होगा, ये आपका 11 वैसे तो यहाँ 22.4 है ना, 2 मोल से ये कितना निकल रहा है 22.4। अगर ये 22.4 2 मोल से है तो 11.2 कितने से होगा, 1 मोल से। 1 मोल का मतलब क्या है आपका, स्टार्टिंग से आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 लीटर है। तो बेसिकली यहाँ पे जब आपको स्ट्रेंथ निकालनी होगी आपको क्या करना होगा, मास आपका इसका 34 ग्राम। ठीक है, ये आपका कहाँ से आया कि 1 लीटर H2O2 में 1 मोल H2O2 है। ठीक है, 1 मोल का मतलब 34 ग्राम। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, जब आप यहाँ परसेंटेज में पूछा हुआ है ना, अदरवाइज आप क्या लिखते हो ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर यानी हो गया, परसेंटेज में निकालना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 3.4%, आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, आपने ये जो डीकम्पोजिशन की थी H2O2 की, 2 मोल से 1 ऑक्सीजन निकल रहा था। ठीक है, जब 2 मोल से 1 ऑक्सीजन निकलता है तो आपका 22.4 लीटर है, 1 ऑक्सीजन का मतलब क्या है 22.4 लीटर है ना, 1 मोल का मतलब, तो लॉ के अकॉर्डिंग तो 1 मोल H2O2 से कितना निकलेगा, आधा मोल ऑक्सीजन, ये आधा मोल ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, वो कह भी यही रहा था कि आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है भाई, और H2O2 की 11.2 है, तो इसका मतलब कि इसमें H2O2 कितना है 1 मोल है और ऑक्सीजन आधा मोल बन रहा है ना। हमें पहले ये पता लगा कि ऑक्सीजन आधा मोल बन रहा है, कहाँ से बन रहा है 1 मोल H2O2 से। 1 मोल H2O2 का फिर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 34 ग्राम, वहां से आपने स्ट्रेंथ निकाली है। फाइन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2, ओह दैट्स ग्रेट। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, वैसे ही आपने कैलकुलेट करना है फिर से। आपका एक क्वेश्चन पता नहीं कहाँ, वो शायद हाँ आगे है अभी। ठीक है, तो इसमें आपका अभी अभी जो आपने कैलकुलेट किया 11.2 वो तो ऑप्शन कहीं नहीं है, तो ये इसके आसपास है, तो आप 11.35 पिक कर लोगे। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम बट नॉट इन बेसिक मीडियम। ये आपको अब मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था ना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों ही आपका बेसिक मीडियम में तो होता है लेकिन एसिडिक मीडियम में नहीं था। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट तो हमने रिएक्शंस करी थी, हमने 2 बेसिक मीडियम में किया था और एक एसिडिक मीडियम में, वहां पे याद है मैग्नीज वाली लेड वाली। तो बट मैं आपको बता दूं ये आपके दोनों ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसकी रिएक्शन अगर कहोगे तो मैं चलो आपको लिखवा देती हूँ, बट बड़ा कुछ याद करने को हो जाएगा। अगर तुम याद कर सकते हो भाई तो कर लेना, अदरवाइज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इस चैप्टर की वेटेज बहुत कम है, तो सोच के करना काम। 2H प्लस ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। क्या बना देगा जी, 2 वाटर। ठीक है, एंड
H2O2 जब आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो 2OH नेगेटिव, ये आपका बेसिक मीडियम में है, ये आपका एसिडिक मीडियम। गॉट इट? अब H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट जिसे आप कहते हैं, इसकी भी रिएक्शन है। H2O2 आपका ब्रेक करेगा 2H प्लस O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन में, रिडक्टेंट की तरह ना, इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हो आप, ठीक है। ये आपका एसिडिक मीडियम में है और बेसिक मीडियम वाला है आपका H2O2 प्लस 2OH 2 वाटर प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आप देख सकते हो, ये वाला और ये वाला थोड़ा सा सिमिलर सा लग रहा है ना आपको, थोड़े ध्यान से करना। एसिडिक मीडियम में आपका देखो क्या होगा, H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन। जब आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हो, मतलब रिडक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन में मदद करवा रहा है, खुद क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा समझो कि यहाँ से आप हाइड्रोजन हटा दे रहे हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हो, ठीक है, रिडक्टेंट में। यहाँ पे भी यही हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हो, लेकिन बेसिक मीडियम में किसका इस्तेमाल करोगे, H प्लस का तो होगा नहीं, OH आयन। जब OH आयन लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे दोनों साइड आप, उसके अलावा क्या दिखाओगे, H प्लस का गेन दिखा रहे हो आप यहाँ पे एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में OH आयन बनेगा, तो ये आपका थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे बेसिक मीडियम आपका क्योंकि रिडक्टेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड आया, यहाँ पे राइट हैंड साइड आया है। ऐसे ही H प्लस भी अपोजिट डायरेक्शन में आया है, ठीक है। सो इसको कोरिलेट करके पढ़ना, तब नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है भाई, ऑक्सीडाइज करता है 4 नेगेटिव को 3 नेगेटिव में इन एसिडिक मीडियम, बट रिड्यूस करता है 3 नेगेटिव को 4 नेगेटिव में इन एल्कलाइन मीडियम। अदर प्रोडक्ट्स जो कि आपके बनते हैं साथ में, तो ये आपने मुझे लगता है अभी अभी किया। अदर प्रोडक्ट्स जो आपके बनेंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज करता है, इसका आंसर आपका आएगा वाटर एंड वाटर प्लस O2, ठीक है। बट देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है। खुद क्या 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 हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, साइड सी बात है। ऑक्सीडाइजेस का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला यानी कि ऑक्सीडेंट एसिडिक मीडियम में जरा देखो कि क्या आ रहा है। ऑक्सीडेंट एसिडिक मीडियम में वाटर बन रहा है, यहाँ आ गया वाटर। दूसरे में क्या था, बट रिड्यूसेस ये इन एल्कलाइन मीडियम। रिडक्टेंट वाला बेसिक मीडियम वाला देखो, रिडक्टेंट वाला बेसिक मीडियम वाला क्या बन रहा है, H2O और O2, H2O और O2, इसलिए आपका सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि आपको सेम वो रिएक्शंस समझ में आ जाएंगी, ठीक है, हिसाब से आपने करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर हाइड्रोजन। इसके भी वैसे ही आपके कुछ 50-51 इस तरह के क्वेश्चंस हैं, 51-52 टाइप। एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के भी इतने ही थे, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से तो एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है, बट हाइड्रोजन की वेटेज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के कंपैरिजन में काफी कम है। तो आप इस चैप्टर को अगर स्किप करना चाहता है कोई तो स्किप कर देना, और अगर लिमिटेड पढ़ना है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 पढ़ लो, हार्डनेस के बारे में पढ़ लो, एंड यस ड्यूटेरियम वाला जो आपका पार्ट था वो पढ़ लो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट ऐसा ही कोई हम टॉपिक लेके, इजी टॉपिक लेके। तो ये टॉपिक्स बेटा आसान है, इनको साथ के साथ एग्जाम के साथ करते जाओ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। इस तरह से हम रेगुलरली सारी सीरीज में अपने सारे चैप्टर्स कवर अप करेंगे। बट 2 सेशन में आपके पेपर होने वाले हैं, तो पहला सेशन तो आपका बड़ा जल्दी है बोर्ड के साथ, उसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर अप नहीं हो पाएंगे। दूसरे सेशन में ऐसा होगा कि करते कराते आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैं अपने माइंडसेट को ऐसा बना के रखना कि मुझे कहाँ, कैसे, कितने टाइम में कितनी तैयारी करनी है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स है वो भी सफर नहीं करवाने हैं, और इसकी भी तैयारी साथ के साथ आपको करनी है, ठीक है। आई एम हियर टू हेल्प यू, और मेरी हेल्प पाने के लिए आपको रेगुलरली वीडियोस देखनी है। अगर वीडियो पसंद आई है, हिट द लाइक बटन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, जहाँ भी आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो तो शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए इस चीज से। एंड जो आपके सजेशंस है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई डाउट्स है तो आप हमारे जो फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज का हमारा, राइट, वहाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्टा का सोशल हैंडल तो है ही हमें कांटेक्ट करने के लिए, हमारी बाकी चीज़ें देखने के लिए। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।